Yeah, can I please have the privilege of having Shri Anurag Thakur, Union Minister for Information and Broadcasting, on the stage. He's going to be speaking with the Editor-in-Chief of NewsX, Mr. Rishabh Gulati. Big round of applause, please. नमस्कार। मोदी सरकार के एक नौजवान, प्रभावपूर्ण और दिग्गज नेता जो मंत्री हैं और भारतीय खेल जगत में तो क्रांति ला ही रहे हैं, लेकिन अब मोदी की गारंटी का जिम्मा भी मंत्री के नियंत्रण में आगे बढ़ा रहे हैं। अनुराग जी, आपको इंडिया न्यूज़ मंच में बहुत बहुत स्वागत। आपका आभार। इनके लिए ज़रा ज़ोर तालियां फिर से बजा दी दे। लोकप्रिय नेता हैं, मंत्री भी हैं। अनुराग जी, हमने सुना है भाई मोदी वेव, मोदी सुनामी, मोदी है तो मुमकिन है। अब नारा लग रहा है मोदी की गारंटी। ये क्या है, हम समझाइए हमें। जिस गारंटी को पूरा करने की गारंटी हो वो मोदी की गारंटी, जो कभी विफल नहीं होती, जिसका पूरा होने का पूरा 100% जो कहें कि भरोसा हो। जैसे दुनिया ने मोदी जी पर भरोसा जताया, भारतवासियों ने जताया, वैसे मोदी की गारंटी आज पूरी दुनिया भर में इसलिए है कि जो जो अब तक कहा वो पूरा किया। अनुच्छेद 370-35 से ख़त्म करना था, आज वो भी ख़त्म हो गया। भव्य राम मंदिर का निर्माण करना था तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा उसकी होने जा रही है। ट्रिपल तलाक से निजात दिलानी थी तो वो भी दिला दिया है। चरमराती अर्थव्यवस्था थी तो वहाँ से बढ़ाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। और अब इन सब युवाओं के और भारतवासियों के सामने लक्ष्य रखा है विकसित भारत 2047 से पहले बनाने का, और उसकी गारंटी भी ली है और वो भी पूरी करके रखेंगे। आपने 370 की बात करी। हाल ही में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की अब जजमेंट आ गई है। क्या ये मामला अब निपट गया है? कैन इंडिया मूव ऑन? क्या हम कश्मीर का आगे मार्गदर्शन में आगे देख सकते हैं? जो हम 50-72 ये जो हम लगे रहते थे सालों साल तक, क्या ये मामला अब ख़त्म हो गया? मैं अपने युवा साथियों और आपके करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रातों रात 370-35 से नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियों ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा देकर कहा था एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रह सकते। उन्होंने बलिदान दिया कश्मीर के लिए। फिर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एकता यात्रा उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ करके आतंकवादियों के वो कहते थे ना कि कहते थे आओगे तो भून देंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने जाके वहाँ पे तिरंगा झंडा 1992 में फहराया। 2011 में मैंने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इंडिया फर्स्ट प्रोग्राम चलाने के बाद तिरंगा यात्रा की थी, तो वो भी कलकत्ता से कश्मीर तक। तो तीसरी पीढ़ी हमारी थी जब मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थे, उनको जेल में डाल दिया मेरे साथ कि तिरंगा झंडा कश्मीर में ना फहराएं। हमारे साथियों को लाल चौक पर हड्डियां तोड़ दी गई, जेल में डाल दिया गया। अपने देश में तिरंगा झंडा ना फहराने दें, इसके लिए कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आज वही कश्मीर है जहां गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जो मोदी जी ने कहा वो मुमकिन करके दिखाया। इनफैक्ट हम ही पिछले 15 अगस्त को हम वहाँ से सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट कर चुके हैं लाल चौक से। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया बदल रही है, कश्मीर भी बदलेगा। अनुराग जी, लेकिन जैसे हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, आपकी 2 सरकारें, उनका स्वेरिंग इन हो रहा है। तीन का हो रहा है। तीन का हो रहा है स्वेरिंग इन। ये जो पूरे इलेक्शन साइकिल में जो टिप्पणियाँ चल रही हैं, पहले भी और बाद में भी, कि पहले तो कास्ट पे चली, ओबीसी सेंसस पे चली, अब ये नॉर्थ साउथ पे शुरू हो गया है कि भाई साउथ कांग्रेस का है, नॉर्थ बीजेपी का है। ये आपको क्या हिसाब से आज की पॉलिटिक्स में गरिमा रखता है, शोभा देता है? जब कांग्रेस के झूठे वायदे और दावे फेल हो गए, जब कांग्रेस की गारंटियां विफल हो गई और कांग्रेस तीनों राज्यों से साफ हो गई, एक स्पष्ट संकेत चला गया कि जातिवाद के नाम पर देश बटेगा नहीं, तो अब क्षेत्रवाद पर आ गए हैं। ये जातिवाद क्षेत्रवाद कितना भी कर लें,
देश की जनता ने सबका साथ सबका विकास वाले मोदी जी का साथ निभाने का मन ठान लिया है। अनुराग जी, एक पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की बेटी ने हाल ही में किताब लिखी है, आपको किताब की चर्चा पता होगी। उसमें काफ़ी खुलासे करे हैं जो व्यक्तिगत दौर से कर रही हैं। वो ऑर्डिनेंस पे खुलासा करा है कि उनके पिताश्री जब ऑर्डिनेंस फाड़ा गया राहुल गांधी द्वारा, उससे बहुत गुस्सा थे। उनकी और राजीव के साथ बड़ी मुसीबतों की बात करी है, और ये भी बात करी है कि जब वो राष्ट्रपति थे उनके साथ मोदी जी के साथ बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल हमदर्दी थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या खुलासे हुए हैं इस किताब में? देखिए, प्रणबदा का दर्द जो उनसे मिला उन्होंने बहुत बार देखा होगा। इतने गुणों वाले व्यक्ति को कैसे एक बार नहीं बार बार कांग्रेस ने दरकिनार किया। उनका जो हक था उनको नहीं दिया। इंदिरा जी की हत्या के बाद भी प्रणब मुखर्जी प्रबल दावेदार थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन जिसमें प्रतिभा होगी उसको कांग्रेस कभी नहीं बनाएगी। फिर अवसर आया 2004 में, तब भी प्रणबदा सबसे आगे थे। जिसमें प्रतिभा थी उसको नहीं बनाया, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार को अपने हाथ में चाहिए था। और आप 10 साल कांग्रेस के 2004 से 2014 तक के यूपीए की सरकार के देखो, एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ। इनमें से बहुत सारे युवा तो उस समय 8-9 साल के होंगे जो 18-19 साल के बैठे हैं। इनको तो पता भी नहीं होगा आज से 10 साल पहले होता क्या था। और अगर आप 2010 की बात करो तब तो 13 साल पहले चले गए हम लोग। तो मैं सबको याद कराना चाहता हूँ, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, ये 50 साल के नहीं, कांग्रेस के 10 साल के घोटालों की ही बात कर रहा हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा हैं, ये वापस याद करवाने पड़ रहे हैं। ये उस समय मनमोहन सिंह जी ने एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार वो नहीं कोई और चला रहे थे। प्रणब मुखर्जी होते तो शायद कार्रवाई करते, क्योंकि उनमें दम था। लेकिन जिनके हाथ में रिमोट था, नोट उनके लिए कोई और कमा रहा था। आज अगर आप झारखंड के कांग्रेस सांसद का भी देखो, कितने नोट हो गए अब तक? 350 करोड़। अब रोज नई गिनती आ रही, मशीनें हाफ गई, गर्म हो गई, बंदे थक गए। 32 बैंक के अधिकारी लग गए थे, वो भी थक गए। नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही। और फिर कांग्रेस कहती नोटबंदी क्यों कर दी। अगर नोटबंदी करने के बाद ये हाल है कांग्रेस का सांसद का, तो समझो नोटबंदी के पहले क्या था। ये ईडी सीबीआई को रोज कोसते हैं, ये इसीलिए कोसते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रणबदा का दर्द इस किताब के माध्यम से क्यों झलक दिखता है आपको। प्रणबदा से जब भी आप मिले, आप बहुत बार मिले होंगे। मैं तो 2004 से 2014 का जो कांग्रेस का 10 साल का कालखंड था, तब मैं सांसद भी था। और प्रणबदा को सुनना सदन में अपना ज्ञान बढ़ाने के बराबर था। अब लगता था बार बार बोलें तो हम सुने। अब उनको भी वो अवसर नहीं मिला। उनकी शिकायत थी कि उनके ऑफिस में बगिंग की गई। आपके सब वरिष्ठ पत्रकारों को याद होगा, इतने वरिष्ठ मंत्री जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनके अगर दफ्तर में बगिंग की शिकायत होगी, इनके जासूसी उनकी सरकार में हो रही थी, तो विश्वास तो उनको कभी प्रणबदा पर कांग्रेस को था ही नहीं। दूसरा, उसमें कहा गया किताब में, उन्होंने तुलना तो नहीं की। उन्होंने एक नेता मोदी जी के बारे में कहा, दूसरा राहुल जी के बारे में कहा। AM-PM का आपको तो पता होगा, लेकिन शायद कुछ नेताओं को पता नहीं। बुलाया शाम के 5 बजे होगा तो सुबह के 5 बजे पहुंच गए। तो वो चलो हो सकता है गलती लग गई हो, लेकिन अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ देना ये तो गलती नहीं हो सकती। अपनी ही सरकार को कोसना ये तो गलती नहीं हो सकती। ये बार बार नीचा दिखाने का काम पार्टी को, सरकार को किया, क्योंकि परिवार को ऊंचा दिखाना था। और आज कांग्रेस की गिरावट का कारण यही है कि परिवार तक सीमित है। तो इसके अंतर फिर पार्टी ऑपोजिशन में देश भर में तो सिर्फ कांग्रेस है। ये अब इंडिया अलायंस की चर्चा चल रही है, पता नहीं क्या रहेगी। क्या आप सीरियसली ले रहे हैं कि इस बारी ये जो अलायंस बना रहे हैं, इस बारी जम के रहेगी 2024 तक?
ये इंडी अलायंस जो घमंडिया गठबंधन की आप बात करते हो है कहाँ? मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, जो अलायंस पार्टनर थे वो अलग अलग दिशाओं में थे, अलग अलग बयान दे रहे थे, एक साथ नहीं थे। इनका ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। अगर होता तो शायद इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ते। ये तो ना चुनावों में इकट्ठे थे, ना चुनाव से पहले इकट्ठे, और चुनाव के बाद भी वही हालत है। एक मीटिंग बुलाने के लिए कोशिश की लेकिन कोई भी बड़ा नेता नहीं आया, सब ने कांग्रेस को कोसा है। कारण क्या है? अध्यक्ष तो कांग्रेस ने नया चुना है, जैसे पिछले प्रधानमंत्री चुने। रिमोट कंट्रोल फिर भी कहीं और है। ये जो रिमोट कंट्रोल का खेल है ना, बहुत खराब है। अनुराग जी, जब भी एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है, और नेताओं के भी एग्ज़ाम आते हैं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम आने वाला है 2024 में, कभी लगता है कि देखकर अगर 1 महीना और होता, 2 हफ्ते और होते, कुछ और पढ़ लेते, कुछ और कामयाबी पार लेते। क्या रह गया है अगले 4-5 महीनों में जो आपको लगता है, जो आप स्कीमों का सैचुरेशन 100% की बात करते हैं, अब आप गारंटी की बात करते हो, क्या रह गया है जो आप लोगों के लिए डिलीवर कर सकते हो अगले 4 महीनों में? मैं पहले तो ये कहूँगा क्या कर दिया है। एक पार्टी थी जो 60 साल तक नारे लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन उनका नारा नहीं खत्म हुआ। 4 पीढ़ियां आकर चलेगी जनाब, नारा वही रहा, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जी आए, तब जाकर 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में दिया, मुफ्त में जनधन खाते खिलवाए और मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगाई। और ये सब तब किया जब भारत की अर्थव्यवस्था को भी 10वें नंबर से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया। करने के लिए तो देखिए बहुत कुछ है, लेकिन कर वही सकता है जिसमें जनता का विश्वास हो। आज भारत का ही नहीं, दुनिया का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में है। दे सी ए रे ऑफ होप इन प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे सी ए रे ऑफ होप इन इंडिया। और ये इसलिए दिखता है क्योंकि भारत के युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से दुनिया भर में कहीं नहीं थे, हम तीसरा स्टार्टअप नेशन बना दिया। चंद्रयान मिशन 3 की सफलता, अब हमने शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया। अब चंद्रयान मिशन की सफलता पे तो कुछ नहीं कह पाए, शिव शक्ति के नाम पे विरोध कर दिया। क्या आप में से किसी को बुरा लगा अगर चंद्रमा पे तिरंगा झंडा लहराया तो? क्या शिव शक्ति नाम रखा किसी को बुरा लगा? अब बाकियों के पेट में दर्द क्यों हुआ? अब देखिए, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख कब बताओगे। आज मैं आप सबको कहना चाहता हूं, दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य और भव्य महाकाल लोक धाम और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम में अब राम मंदिर का निर्माण कार्य भी हो गया है। तो अनुराग जी, इस बारी वोट मोदी जी के नाम पे है, आगे कामकरण पे है, मार्गदर्शन पे है, अयोध्या के नाम पे है, कश्मीर के नाम पे है, या सबके नाम पे है? सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ हमने काम किया। हम जनता के बीच में जाएंगे ईमानदार नेतृत्व और विकास को लेके, मोदी की गारंटी को लेके, जो ईमानदारी की भी देता है, सुशासन की भी और विकास की भी। बड़ी बात है, मोदी की गारंटी के अंतर्गत सब कुछ आता है। गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चली, मैं खुली चुनौती देता हूं भरे मन से, किसी को भी कोई आज तक तुलना करके बताए। गरीबों के कल्याण के लिए जो सरकार ने काम किया, आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। विकास की बात करिए, 74 एयरपोर्ट बने थे 75 साल में, हमने 9 सालों में 75 एयरपोर्ट नए बना दिए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने 9 साल में 4 लाख बना दी। मात्र 7 एम्स थे, हमने 15 नए बना दिए। 7 IIT 7 IIM थे, हमने नए 7 IIT और 7 IIM बना दिए। मात्र 320 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 पार कर दिए। आप किसी भी क्षेत्र में बात करेंगे जनाब, मैं एक ही बात कहूँगा, कांग्रेस के 60 पर मोदी के 10 साल भारी पड़ते हैं किसी भी तरह से। अनुराग जी, लेकिन फिर भी जो गणित होता है, मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स टेल्स यू दैट आफ्टर 100% यू कांट गेट बेटर।
सो कुछ स्टेट्स में, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, जब आप ऑलरेडी 100% हर सीट जीत चुके हो, तो हाउ कैन द मैथमेटिक्स इम्प्रूव? इसे अच्छा कैसे कर सकते हो? देखने का नज़रिया है। मैं आज तेलंगाना में भविष्य में दुगनी सीटें होते देख रहा हूँ लोकसभा की। भाजपा का वोट बैंक 7 से बढ़ के 15% हुआ, 1 सीट से बढ़कर 8 सीटें हुई। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ और 2024 के बाद इंडिया न्यूज़ के मंच पे वापस आके बोलूँगा आज जो मैंने कहा है, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सीटें दुगनी से ज़्यादा होंगी। ये मैं गारंटी दे के जा रहा हूँ, मोदी की गारंटी, ये होने वाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हम केवल गुजरात, मध्य प्रदेश यहीं तक सीमित नहीं, कर्नाटक दूसरा उदाहरण लिख लीजिए। कर्नाटक में आज जो हालत है, कांग्रेस की गारंटियां फेल होगी, जो वायदे किए पूरे नहीं कर पाए। 50,000 करोड़ रुपया साल का चाहिए देने के लिए। हिमाचल मेरा अपना राज्य है, 11 महीने में 13,000 करोड़ का कर्जा सरकार ने ले लिया और एक के बाद दूसरा टैक्स नया लगाते चले जा रहे हैं। 1,500 रुपये बहनों को महीने का देना था, नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, नहीं दिए। 100 रुपये किलो लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपये किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। बागवानों को कहा था अपने दाम स्वयं तय कर लो, नहीं किया। 600 करोड़ का स्टार्टअप फंड देना था, नहीं दिया। 5 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, नहीं दिया। तो किया क्या? कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी भी फेल, और इसका लाभ हमें लोकसभा में मिलने वाला है। अनुराग जी, कोई आज नेता है जो आप दूसरी तरफ देख के इज्जत करते हैं, लगता है कि ये चुनौती देने वाला या वाली है? क्या वो अरविंद केजरीवाल है, खड़गे जी हैं, कोई और हो? कोई आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा तगड़ा खेल रहे हैं, कुछ एक है, बात उनमें तो नीयत मीडिया अच्छी की है? आज तक समझ में नहीं आई, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ। जिस व्यक्ति की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई हो, अब मीडिया अभी तक भी अरविंद केजरीवाल कर रहा है। साहब, नया रिकॉर्ड अगर देश में किसी ने सीटें में जमानत जब्त कराने का किया हो तो उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं साहब। जिसका शराब मंत्री शराब घोटाले में जेल में हो, जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिसके सांसद जेल में हो, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे पूरी दुनिया भर में कि सत्येंद्र जैन ईमानदार, 2 साल से जेल में जनाब। 5 महीने से श्रीमान मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। अब संजय सिंह जी हाथ हिलाते लाते जा रहे थे जैसे पता नहीं कितनी कुर्बानी देकर जा रहे हो, शराब घोटाले में अंदर गए हैं। और आप ऐसे लोगों को जिनकी 100 की 100 सीटों पे जमानत, सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई हो, आप उसको प्रतिद्वंदी बताते हो। हमें तो यही नहीं समझ आता कि एक तरफ मोदी, मैं समझ सकता हूँ कि आप तरफ एक मोदी जी की फ़ोटो, चलो राहुल जी की भी लगा लो, उनका प्रचार होता तो हमें फ़ायदा होता है। तो वो आप करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति, मैं बहुत सम्मान करता हूँ राहुल जी का। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिसका अपना ही पता नहीं वो कब अंदर जाने वाले हैं, कैसे बात बनेगी? अब आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो थी फिर इससे। आपके हिसाब से आखिरी सवाल, तो ये क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं, 10 साल रह गए हैं, आप ऑफ कोर्स होप कर रहे हैं कि 5 साल और रहेंगे, क्या वो डिफरेंट ऑर्बिट में पहुंच गए हैं? जो और कोई नेता है उनको बस वेट करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं? ना भाई, ऑर्बिट भी यहीं रखो। ये भारत के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। आज हर भारतीय को खुशी होती होगी, 140 करोड़ को जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी खुशी महसूस करता होगा जब वो भारत का पासपोर्ट लेके दुनिया के किसी देश में जाता होगा। जो मान सम्मान समाइल आज अधिकारी के दूसरी तरफ से देखने को मिलती है ना। मैं तो 1997 में पहली बार अमेरिका गया था। मैं देखता हूँ जी कैसे लोगों के सोच विचार में बदलाव आया है, भारत के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। दूसरा, मोदी जी के कारण आज भारतीय को, हर किसी को गर्व भी होता है। दूसरा, हर कोई सोचता है कि मोदी जी फिर एक बार आएँ। अभी तो 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अभी बहुत सारों के ज़िंदगी में बदलाव लाना है। बहुत लोग हैं जिनको और सुविधाएं देनी है। अभी तो हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, अगले 5 सालों में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनना है। और मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है, mybharat.gov.in पर जुड़ें और विकसित भारत बनाने के लिए आप अपना योगदान दें। हम सबको संकल्प यही लेकर जाना है कि विकसित भारत को बनाना है। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है,
ये 140 करोड़ भारतीयों का है। मैं तो कहता हूँ जो दुनिया के दूसरे देशों में भी आज इंडिया न्यूज़ एक्स को देख रहे हैं, आप भी दुनिया के किसी देश में बैठकर विकसित भारत के लिए अपना योगदान दें। हम किसी दल के होंगे, राहुल जी से हमारे विचार ना मिलते हों, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए संजय भाई हम इकट्ठे रहे, सांसद इकट्ठे रहे, हो सकता है हमारे विचारों में अलग बातचीत हो, लेकिन हम सदन में अलग अलग बात करते होंगे, लेकिन बाहर आकर एक ही बात करते थे, भारत को आगे बढ़ाना है। ओके अनुराग जी, हर साल आप हमारे साथ इस मंच पे जुड़ के आगे की बातें करते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस आपका आभार, धन्यवाद। Let's have a round of Big round of applause, please. Thank you very much. मंत्री जी, आपसे निवेदन है, 2 मिनट के लिए स्टेज पर रुक जाइए. We have to give away a couple of awards and would be great if you can facilitate these two heroes next. All right, it's time to give away the much needed and the much due award to a couple of people. And first up in that list is Nidarshana Govami. Social welfare excellence in philanthropy is the realm that she's excelled in. Would request her to come on stage. Well, she's a dedicated trustee of the Ankibai Ghamandi Ram Gawani Trust with a strong passion for championing women's recognition and empowerment. Her advocacy for social welfare has led to spearhead initiatives that honor women who have defied norms and made impactful contributions in various fields. Her vision and compassion drive the trust to establish platforms that celebrate and support women. Big round of applause, please. Next up is Dr. Abhishek Bhandari, co-founder of CrypQ, which is, of course, dealing with excellence in Web3 and blockchain technology. He has a doctorate in Web3 and blockchain, working in industry since 2014 in educating thousands of enthusiasts in the industry, awarded many national and international awards in this domain. Big round of applause, please. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.